हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, सभी की डेट आ गई होंगी बोर्ड प्रैक्टिकल के अकाउंट्स की। तो उसमें आपको पता चल चुका होगा कि आपको दो टॉपिक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एक तो कैश फ्लो, क्योंकि रिटर्न एग्जाम होने वाला है आपका, तो उसमें कैश फ्लो रेशियो आएगा। और साथ में जब आप एग्जाम देने जाओगे बोर्ड का 80 मार्क्स का अकाउंटेंसी का, तो पार्ट ए और पार्ट बी में जो बी पार्ट होता है वॉल्यूम 3 से, और उसमें जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैं बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं जोर डाल रहा हूं इस बात पे। तो उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कराने वाले हैं आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग से। बिल्कुल पहले वाला जो पॉइंट होता है जहां से इस चैप्टर की प्रारंभ शुरुआत होती होगी, वहां से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा, 2 या 3 या 4 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, लेंथ लंबी नहीं रखते। तो जब मेरी 4 वीडियो या 3 वीडियो जितने में कंप्लीट होगा, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जो आप सीखोगे उसके बाद आपको घर पर अपने सेल्फ प्रैक्टिस जो होता है, सेल्फ स्टडी में जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो जरूर करनी है। अगर आपने कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को पहले नाम से समझ लो कि ये टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है। तो मुझे यहां पे पढ़ के एक चीज समझ में आ रही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बोले तो, और एक चीज याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, AS 3 रिवाइज क्वेश्चन में आ जाता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर वाइवा लेने जो सर आएंगे आपके स्कूल में वो पूछ सकते हैं कि बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस में लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी। AS 3 रिवाइज्ड बोला जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से समझने की कोशिश करो कि आप यहां पे फ्लो ऑफ कैश चेक करने वाले हो। फ्लो का मतलब होता है कि कैश का इनफ्लो या फिर कैश का आउटफ्लो आप यहां चेक करने वाले हो। इनफ्लो और आउटफ्लो बोले तो कैश का कंपनी में आना और कैश का कंपनी से जाना। लेकिन जब हम कैश वर्ड यूज करते हैं तो यहां पे सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही होती, हार्ड कैश। यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात हो रही होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के ही सिमिलर माने जाते हैं, जिनको कैश के बराबर रखा जाता है। जैसे कैश तो खुद में एक आइटम है, नाम है, लेकिन इसी के साथ एक बैंक बैलेंस, इसको भी कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है। दूसरा, आपके पास आपको लिखा मिल सकता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इस मार्केटेबल सिक्योरिटी को भी कैश के इक्विवेलेंट ही रखा जाता है। और तीसरा, आपके पास हो सकता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो ये भी कैश इक्विवेलेंट ही ट्रीट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, आपको कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट ही मानना है। 3 सेगमेंट में आपको कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो चेक करना पड़ता है, जिसमें पहली एक्टिविटी या पहला सेगमेंट होता है जिसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। होता क्या है, बात की बात है। दूसरे सेगमेंट को बोला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, ये इसी सीरीज में याद रखना बच्चों। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड एक्टिविटी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। अभी मैं आपको पहचान करना सिखाता हूं कि कैसे इनको आप पहचानोगे कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। ये आपकी थर्ड एक्टिविटी होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाती है। कैश बोले तो कैश इक्विवेलेंट बोल लेना, कैश के साथ बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट। साथ में क्या करना होता है, तो जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो 3 एक्टिविटी से चेक किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सिर्फ 3 एक्टिविटी है, इन्हीं के अंदर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो चेक करोगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये तीनों एक्टिविटी क्या है। कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी से पैसा जा रहा है, बात खत्म हो गई ना। क्यों 3 एक्टिविटी देखनी पड़ रही है? तो देखो जी, हम आपको बताते हैं, जरा बिल्कुल बिगिनिंग पर आओ। अगर आप किसी बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहते हो, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, तो क्या कंपनी खोलने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, फंड की जरूरत पड़ेगी। तो जो आप फंड का अरेंजमेंट करोगे, फंड अरेंजमेंट ही फाइनेंस कहलाता है। मुझे स्कूटी खरीदनी है, मेरे पास पैसा नहीं है इतना कि मैं स्कूटी को 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए कैश में खरीद पाऊं देकर स्कूटी को। तो मैंने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेते हैं। मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक को बोला कि मुझे लोन दे दो।
और उसके बाद बैंक ने मुझे 80,000 रुपए 80,000 1 लाख का लोन दे दिया और मैंने स्कूटी परचेज कर ली और मुझसे पूछा तुमने स्कूटी कैसे खरीदी, मैंने कहा फाइनेंस करा ली। तो आप समझ रहे हो वर्ड फाइनेंस का मतलब होता है कि मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया था। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कंपनी की पैसों की जुगाड़ करने वाली एक्टिविटी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोला जाता है। कोशिश करो समझने की, सोचने की कि फाइनेंस कंपनी कब कब करती है, कंपनी को पैसों की जरूरत कब पड़ती है और कंपनी उस पैसों की जुगाड़ को कहां कहां से पूरा करती है। इसको ऐसे समझो, कंपनी होती है तो कंपनी के पास एक शेयर नाम की, आपको पता होगा शेयर नाम की यूनिट्स होते हैं, कंपनी उनको शेयर इश्यू करती है मार्केट में, कंपनी को धड़ल्ले से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो मतलब कंपनी फाइनेंस का मतलब पैसों का अरेंजमेंट कहां से करती है, इश्यू कर कर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, इनको इश्यू करके कंपनी क्या करती है, अरेंजमेंट करती है फंड का, फंड अरेंजमेंट इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर को इश्यू करके। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन वगैरह भी आते हैं, तो आपने लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फिर ओवरड्राफ्ट वगैरह वर्ड मिल जाए आपको, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से आपने क्या लिया हो, लोन टेकन किया हो, तो भी आप बताओ ना पैसों का जुगाड़ ही तो है ये। आप किसी से उधार ले रहे हो, बाद में लौटाने की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब फंड का अरेंजमेंट कर रहे हो। तो इसलिए आप इसको क्या रिकॉर्ड करने वाले, फाइनेंस, पैसों का अरेंजमेंट बोलने वाले हो। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ। अब इंपॉर्टेंट बात यही नहीं है कि आपने पैसों का जुगाड़ कर लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी और खत्म, आगे चल के आपको ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। तो जब ये पैसा लिया था फाइनेंस था, तो इस पैसे को लौटाना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ही अंदर आएगा कि ये कैश का इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में था, क्योंकि आपने इन सबको इश्यू किया था, लोन लिया था, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। आगे चल के जब इनको लौटाओगे तो ये फाइनेंसिंग से ही आउटफ्लो माना जाएगा। तो इसका मतलब रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स का रिडम्पशन क्या करना भी क्या कहलाता है बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाता है। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, अगर आप इन रीपेमेंट कर रहे हो लोन की तो भी ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी, फाइनेंसिंग। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कैसे पता चलेगा कि हमने लोन लिया है या दिया है। तो बच्चों ऐसे समझो जैसे 2022 और 23 दो ईयर लिखे हुए हैं, या चलो लेटेस्ट ईयर हम आपके लिए 22 मान लेते हैं और प्रीवियस ईयर 21 मान लेते हैं। तो आप इसको प्रीवियस ईयर बोलोगे और इसको करंट ईयर बोलोगे। मान लीजिए आपके पास जो डिबेंचर की वैल्यू है वो पिछले साल 10 लाख रुपीस थी और अब वो बढ़कर 12 लाख रुपीस हो चुकी है। पिछले साल तक जिस डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी को आप 10 लाख शो कर रहे थे, अब वही लाइबिलिटी 12 लाख लिखी जा रही है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि आपने 2 लाख रुपए का डिबेंचर और इश्यू कर दिया होगा। भाई इश्यू करोगे तभी तो डिबेंचर वाला बैलेंस बढ़ेगा ना, वापस कर देते तो ये घट जाता। तो हम इसको कह सकते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर डिफरेंस। अगर ये कम हो रहे होते तो हम मानते हैं इनकी पेमेंट कर दी होगी, तो हम लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर ये 10 से 8 हो जाते तो 2 लाख रुपए का वापस, तो ये आउटफ्लो होता, माइनस में दिखाते, ब्रैकेट में शो करते। वैसे ही लोन अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं लोन लिया होगा, इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग में। और अगर यही लोन कम हो रहा है तो इसका मतलब हमने रीपेमेंट की होगी लोन की, तो ये आउटफ्लो होता फाइनेंसिंग से। सेम चीज शेयर में, शेयर बढ़ रहे हैं तो इशू, घट रहे हैं तो रिडम्पशन किया होगा प्रेफरेंस का। इक्विटी तो एक बार खरीद आ जाते हैं उसके बाद ऐसे रखे रहते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं है फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग की एक दो बात और कर लेते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ध्यान रखूंगा कि फाइनेंसिंग के बाद आपको इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद ऑपरेटिंग नेक्स्ट वीडियो में कर ले, क्योंकि ऑपरेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ऐसा लगता है नहीं, जब आप सीख लोगे तो बहुत आसान लगेगी। अब जरा सुनो, अगर आपने इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो क्या इनके बदले में आपको फ्यूचर में डिविडेंड भी तो पे करना पड़ेगा। तो ये डिविडेंड पे करना, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड, ब्रैकेट में मैं प्रीवियस ईयर लिख रहा हूं बच्चों, प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड, आपने जो डिविडेंड पे किया होगा वो प्रीवियस ईयर वाले फिगर पे कैलकुलेट किया जाता है। या फिर प्रपोज डिविडेंड सीधा सीधा दो लिखा हुआ है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर ऐसे लिखा है, तो भी आप प्रीवियस ईयर वाला ही पे करते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो जिस साल अनाउंस किया जाता है वो बैलेंस उसके नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। मतलब अगर 2021 में 1 लाख रुपए का प्रपोज डिविडेंड है और करंट ईयर में 1,50,000 का प्रपोज डिविडेंड है, और हमारा जो ईयर चल रहा है जिस साल हम है वो 2022 चल रहा है, क्योंकि करंट ईयर हम इसको मान रहे हैं, क्योंकि 2021-22 में लेटेस्ट ईयर करंट ईयर होता है। तो हम ये मानेंगे कि जो पिछले साल 1 लाख रुपए का डिविडेंड प्रपोज हुआ था शेयर होल्डर के लिए वो 2022 में पे हुआ होगा, और 2022 में जो प्रपोज किया जा रहा है वो 2023 में पे होगा। तो ये 1,50,000 अगली बार की कैश फ्लो स्टेटमेंट जो 23 में बनेगी उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला लिखते हैं। एक बच्चों इंटरिम डिविडेंड होता है, ये भी आपने पे किया होगा, तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो जिस साल अनाउंस किया जाता है उसी साल पे कर दिया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो हमने बात की इंटरिम डिविडेंड आपने अगर पे किया है तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर आपने लोन या डिबेंचर ले रखे हैं या इशू कर रखे हैं तो इसके लिए इसका मतलब आपने इनके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया होगा, तो इंटरेस्ट पेड करना भी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। आप ऐसे समझो, आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो उससे रिलेटेड जब जब आपको लगेगा कि ये पैसा मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये अमाउंट उस टाइम लिया था, ऐसे समझो आपने लोन लिया था तो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना था, तो अगर आप उसे पे कर रहे हो तो सोचो ना कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना की होती तो ये पे भी ना करना पड़ता। तो लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो लोन को चुकाना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और उस लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बड़ा क्लियर रखो दिमाग में, 2-3 बातें आने मत दो भाई। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब जहां पे पैसों का जुगाड़ हुआ तो इनफ्लो आउटफ्लो या उससे रिलेटेड कोई भी आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड, लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं तो बीच में कुछ कमीशन भी देना पड़ जाता है कभी कभी किसी को, ब्रोकर्स वगैरह को, तो उसको फाइनेंस कॉस्ट बोल देते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट भी कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। तो बच्चों इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, दिमाग में यही मत सोच के रखना कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाने को आएगी और आप 1 2 3 ऐसे करके ना। क्वेश्चन कह सकता है प्रिपेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंस से रिलेटेड दे देगा। 6 नंबर के क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ के दिया जा सकता है, 2 में 3-3 के 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आपने तो देखा होगा इस बार जो आपने सैंपल पेपर किया हो, मैंने सॉल्यूशन डाले हुए सीबीएसई की सैंपल पेपर के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट बना दी है, आपने देखा होगा उसमें अलग अलग एक्टिविटी के सिर्फ आंसर पूछे हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। अब जरा देखो, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछी जाए तो बड़ा आराम से कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करता हूं सिर्फ फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग कर लेंगे, फिर ऑपरेटिंग कर लेंगे, फिर कंबाइंड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होता है वो कर लेंगे। तो एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी आएंगी वीडियो। तो फाइनेंस, और आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर कर देना और लाइक भी करना। हमें भी तो लगना चाहिए ना, आप देख रहे हो और मोटिवेट कर रहे हो मैं थोड़ा सा, है ना? तो मैं बनाऊंगा सर्दी में मोटी सी जैकेट पहन के। क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं निकालता हूं जल्दी से, स्क्रीन पे शो करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपके ईयर 2006 31 दिसंबर 2007 ऐसे लिखा हुआ है। तो 7 जो है ये लेटेस्ट ईयर मान लो और 6 वाले को प्रीवियस ईयर। डन। कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख थी पिछले साल, इस साल हो गई 5 लाख। 10% डिबेंचर 1,50,000 थे लास्ट ईयर, अब हो गए 1 लाख। और कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, जो प्रीमियम का पैसा था पिछले साल तक ये 40 था, अब 50 हो गया है, बढ़ रहा है प्रीमियम। प्रीमियम कब बढ़ता है? शेयर वाले चैप्टर में सीखा था, अगर शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी बढ़ता है। और लास्ट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड किया है डिबेंचर पे 10,000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको जिसमें आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को शो करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। हाँ जी, तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गए। क्वेश्चन में देखते रहो। तो आप मुझे बताओ, अगर शेयर 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है तो आपने इशू किए होंगे इक्विटी शेयर, तो आप लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, या आप लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर। पैसे का आना, मतलब इशू करते हैं तो रिसीव होता है तो प्रोसीड्स भी बोल देते हैं। आपने इक्विटी शेयर इशू किए एट प्रीमियम, आपने प्रीमियम पर बेचा क्योंकि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी इंक्रीज कर रहा है।
आप चेक करो 1 लाख रुपीज 4 से 5, 1 लाख रुपीज तो इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए और साथ में 10,000 रिजर्व भी बढ़ा सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो हम कह सकते हैं आपने इक्विटी शेयर को 1,10,000 पर इशू किया होगा, ये इनफ्लो ऑफ कैश माना जाएगा, पैसा आ गया। 10% डिबेंचर, ये 1,50,000 से 1 लाख हो गए। बच्चों डिबेंचर अगर कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो आप इनकी रिपेमेंट रिडम्पशन कर रहे होगे, तो आप लिखेंगे यहां पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और आपने कितने रुपए के डिबेंचर को रिडीम कर दिया? 50,000। तो आप इसे ब्रैकेट में, आप ये मत सोचना कि पहले ऑपरेटिंग सीखनी थी, नहीं बच्चों, ये तीनों एक्टिविटी अपने आप में अलग अलग एक्टिविटी हैं, किसी को भी सीख लो। और कायदे से देखा जाए तो पहले तो कंपनी शुरू करने के लिए पैसों का जुगाड़ करना होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले की जाती है, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, और इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस चलाना शुरू किया जाता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। मैं धीरे धीरे समझा दूंगा आपको सब, बस आप वीडियो से जुड़े रहें और इंतजार करें कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। तो 50,000 रुपीज हमने लेस कर दिए, और साथ में लास्ट में लिखा हुआ है आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी दिया था 10,000 रुपीज। तो मैंने भी बताया ना, अगर लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उनको रिडीम करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उनके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट पेड, और 10,000 रुपीज का मैं इंटरेस्ट भी पे कर दूंगा, तो ये भी मैं ब्रैकेट में शो करने वाला हूं। इतना करने के बाद अब मैं जरा आंसर चेक करना चाहता हूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। तो आप पाओगे 60 माइनस में 1, तो ये आएगा 50,000। आंसर प्लस का आ रहा है, तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका आंसर आ गया। ये बच्चों सिर्फ एक हिंट था कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मैं बहुत टाइम है मेरे पास आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ आप डिमांड करें। तो इस पॉइंट को इस तरीके से ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी भी बनानी आनी चाहिए। कंबाइंड तो इनको तो एक जगह मिक्स करके कोई भी बना देगा कैश फ्लो। तो भाई फाइनेंसिंग आ जाए, इन्वेस्टिंग आ जाए, फाइनेंसिंग सब सीख लिया आपने, तो 1 2 3 पॉइंट डालो, लिखते चले जाओ, इंफॉर्मेशन बन गई कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंडिविजुअल सीख लो ना, दिक्कत नहीं आएगी ना फिर। चलिए, तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना या मैसेज कर देना। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो, वीडियो आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।